हेलो फ्रेंड हम लोग डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जूनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम में पूछे गए एक एक क्वेश्चन का काफ़ी डिटेल में और काफ़ी एक्सक्लूसिव तरीके से एनालिसिस ले कर रहे हैं। फ्रेंड ये जो एनालिसिस है काफ़ी एक्सक्लूसिव इस तरह से है क्योंकि हम लोग दिए गए प्रॉब्लम के सल्यूशन का ही हम लोग का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके अलावा जो उस प्रॉब्लम के लिए अन्य जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसका भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि अन्य ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है। ओके, इससे रिलेटेड जो भी तरह के जो डाउट्स हो सकते हैं वे सारे तरह के डाउट्स को मैं क्लियर करते चले जा रहा हूँ ताकि आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिल सके पूरे क्वेश्चन का। इसलिए फ्रेंड जो सेशन है वह जस्ट यू शुड stay connected with this video session right from the beginning to the end in order to have a very good insight into each and every kind of problem given in this particular exam. फ्रेंड यदि इस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस हो जाएगा तो हम लोग स्विच ओवर करेंगे कोई दूसरे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है, और उसका भी हम लोग इसी तरह से एनालिसिस करेंगे ताकि आप हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप अपने इनसाइट को डेवलप कर सके। ओके, तो फ्रेंड हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो क्या है, वो सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड है। और आपको मैं बता दूं कि जो सेंटेंस अरेंजमेंट का जो सेक्शन है और लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का जो सेक्शन है और एक क्लोज टेस्ट का जो सेक्शन है, ये जो 3 सेक्शन है स्पेशली, ये तीनों ही सेक्शन आपके कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। जितना आप अंग्रेजी के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे, उतना आपके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना उससे रिलेटेड आसान हो जाता है। और कई सारे जो अभ्यर्थी है उनको इन 3 सेक्शन से काफ़ी डर लगता है क्योंकि उनके पास कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी कम है, वे ज़्यादा इंग्लिश पढ़ते नहीं हैं, वो ज़्यादा इंग्लिश सुनते नहीं हैं, वे ज़्यादा इंग्लिश बोलते नहीं हैं, वे ज़्यादा इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते नहीं हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं बढ़ रहा है, तब कुछ टेक्निक्स को फॉलो करिए, कुछ ट्रिक्स को फॉलो करिए। तो हम लोग जानेंगे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या टेक्निक हो सकता है यदि आपकी कॉम्प्रिहेंशन जो है थोड़ी कमज़ोर है। तो फ्रेंड सेंटेंस अरेंजमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले, यदि आप इंग्लिश में थोड़ी वीक है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ना जुग्म खोजना पड़ेगा, मतलब पेयर खोजना पड़ेगा। आप पहले ऑप्शंस को देखिए। यदि आपको लग रहा है सेंटेंस अरेंजमेंट में काफ़ी बड़े दिए हुए हैं और आपको लग रहा है कि पता नहीं ये कहाँ से मैं शुरू करूँ, किसको मैं पहले रखूँ, तब क्या करिए, आप पढ़िए मत, ठीक है। आप सबसे पहले ऑप्शंस पर जाइए क्योंकि 4 ऑप्शंस है, जितना ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में आप क्या करिए कि आप ऑप्शंस पर सबसे पहले आइए और खोजिए कि जोड़े में कौन कौन अवेलेबल है, ठीक है। ए बी यहाँ दिख रहा है और सी डी दिख रहा है। ए बी कहीं पर है, ए बी है कहीं नहीं है, सी डी है कहीं पर भी, सी डी भी नहीं है। तब क्या करेंगे ना कि फॉर द टाइम बीइंग आप इसे अभी हटाएंगे, ठीक है, साइड करेंगे। ओके, हो सकता है कि ये भी आंसर हो, लेकिन इसको अभी रिजर्व में रखते हैं, इस पर अभी हम लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग बस कम से कम ऑप्शन अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। ओके, दूसरे आप ऑप्शन में देख रहे हैं डी बी है और सी ए है। इसमें डी बी है, इसमें नहीं है, ठीक है। और इसमें है क्या, इसमें देखिएगा डी बी है और सी ए है, ठीक है। 2 जगह पर आपको डी बी और सी ए का क्रम मिल रहा है, इसलिए क्या करिए कि इसको भी अभी हटाइए, ठीक है। अब इन 2 पर आपको फोकस करना है। देखिए डी बी यहाँ पर पहले आया हुआ और डी बी यहाँ पर बाद में आया हुआ है ना। तो आपको बस यही सी चीज़ का तय करना है कि क्या पहले सी आएगा, देखिए यहाँ पर सी, पहले सी आएगा S1 के बाद सी आएगा या S1 के बाद डी आएगा, ये आपको तय करना है सबसे पहले। अगर ये तय कर लिए तब बिना आप अन्य तरह के ऑप्शंस पर गौर किए हुए ही आप एकदम सटीकता से सही आंसर तक पहुंच सकते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर ये टेक्निक को फॉलो करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि हमने दो ऑप्शंस को इस तरह से छांटा है। अब क्या करना है कि जो दो ऑप्शन बचा हुआ है उसमें जो की लेटर है, S1 के बाद क्या D आ सकता है, S1 के बाद क्या C आ सकता है। यदि ये इससे रिलेटेड यदि हम लोग आश्वस्त हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वही आंसर होगा। ओके, S1 को सबसे पहले पढ़ते हैं, इसको समझने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है यह। जैक एंड आई, जैक और मैं दो व्यक्ति है, ठीक है। जैक एंड आई वर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज। जैक और मैं दोनों ही ब्रिज पर खड़े थे और मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि शाम के नाश्ते के लिए हम मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं और जैक, ठीक है। और इसी समय क्या होता है कि एक छोटा सा लाल रंग का प्लेन ठीक हम लोगों के सर के ऊपर से उड़ता है, ठीक है। इतना जान लेने के बाद हम लोग अब देखते हैं डी को, है ना। आई थिंक ही इज़ इन ट्रबल, जैक सेड, हिज इंजन इज़ मेकिंग ए स्ट्रेंज नॉइज। देखिएगा फ्रेंड, ये जो ही आया हुआ है, ये हिज इंजन आया हुआ, किसके लिए आया हुआ? ऑब्वियसली जैक और मेरे लिए तो नहीं आया, है ना। यहाँ पर ही इज़ इन ट्रबल, इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में तो इस ही का तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। ओके, ना तो जैक बोल रहा है कि आई एम इन ट्रबल और नहीं मैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कोई थर्ड पर्सन है जो कि ट्रबल में है, तो थर्ड पर्सन कौन हो सकता है? ऑब्वियसली जो प्लेन उड़ा रहा है, ठीक है, प्लेन उड़ा रहा है। लेकिन प्लेन उड़ा रहा है इसके बारे में कहीं अभी चर्चा नहीं हुई है S1 में। चर्चा होती तब ना इसके बारे में हम कहते हैं कि लगता है कि वह जो है ना ट्रबल में है, उसको किसी भी तरह का लगता है समस्या है। जैक बोलता है, किसको? मुझको बोलता है ना। उसका इंजन बहुत ही अजीब तरह का नॉइज़ कर रहा है, आवाज़ कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये पायलट के बारे में बोल रहा होगा, इसके जहाज़ के उड़ाने वाले के बारे में बात हो रहा है। इसलिए S1 के बाद आप डायरेक्ट डी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड, ये तो आपका इस तरह से ख़त्म होता है। तो तीन ऑप्शंस यहाँ पर आपके ख़त्म हो रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, देखते हैं कि सी हो सकता है कि नहीं S1 के बाद, ठीक है। जैक एंड आई वर स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज ट्राइंग टू कैच सम फिश फॉर सपर when a small red plane flew almost directly above our heads. इसके बाद सी को देख, we could even see the pilot's face. Obviously ये हो सकता है। हम लोग जैक और आई के लिए बना क्या? we, एक प्रोनाउन आया, ठीक है, प्रोनाउन आया। तो यहाँ पर we आया, ऑब्वियसली ये हो सकता है। we could see the pilot's face, हम लोग क्या है, पायलट के चेहरे को देख सकते थे। इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा और भी आगे बढ़ लेते हैं, पूरी तरह से कंफर्म्ड होने के लिए, पूरी तरह से आश्वस्त होने के लिए सी के बाद क्या ए आ सकता है? देखते हैं लॉजिकली लिंक्ड है कि नहीं सी के बाद ए। हम लोग पायलट के चेहरे को देख सकते थे, ठीक है। और इसके बाद क्या रहा है, ए को लेंगे तो व्हाट ऑन अर्थ इज़ ही अप टू, आखिर वो कर क्या रहा है? मैंने थोड़ा खींच करके, थोड़ा इरिटेटेड होकर के, थोड़ा अनॉयड होकर के मैंने पूछा, ठीक है, आखिर वो कर क्या रहा है? किसके बारे में कह रहा है? ऑब्वियसली पायलट के बारे में कह रहा है। यहाँ तो पायलट का एक बार यूज़ हो चुका है, तो इसके लिए ऑब्वियसली ही आया हुआ है। तो इसका इसके साथ लॉजिकल लिंक है, इसलिए सी के बाद ए हो सकता है। फ्रेंड थोड़ा मैं बता दूँ व्हाट ऑन अर्थ का क्या मतलब होता है। व्हाट ऑन अर्थ जो होता है वह, व्हाट ऑन अर्थ, यह स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होने वाला, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज्ड होने वाले ये फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है आखिर। ये जोरदार भाव को देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? वेयर ऑन अर्थ आर यू गोइंग? तो ये जो WH क्वेश्चन वर्ड है इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये साथ में रहेगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। व्हाट ऑन अर्थ का कोई अर्थ नहीं, ऐसा नहीं कि आप पृथ्वी से इसका कनेक्शन जोड़ दें, नहीं। ये बस यूज़ होता है एक एक्सप्रेशन के लिए जिसमें जोरदार भाव रहता है, जिसमें जोर देने का भाव रहता है, ठीक है। आखिर तुम यहाँ बैठ करके कर क्या रहे हो? व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग सिटिंग हियर, ठीक है। आखिर तुम होते कौन हो? हु ऑन अर्थ आर यू, ऐसे आप बोलेंगे। स्पोकन इंग्लिश में ये फ्रेज़ काफ़ी धड़ल्ले से चलता है। इसी से रिलेटेड एक और भी
एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है, व्हाट द हेल। फ्रेंड, ये जो है व्हाट आपका चेंजिंग इन नेचर है, कहाँ रहेगा तो वेयर लगा दीजिए, लेकिन ये कांस्टेंट है, ठीक है। कौन रहेगा तो हु लगा दीजिए। ये इसका यूज़ किया जाता है, ये भी ऑब्वियसली इम्फेसिस डालने के लिए ही इस एक्सप्रेशन का यूज़ किया जाता है। किंतु इसमें क्या होता है कि यदि आप बहुत क्रोधित है, बहुत ही इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा, तब हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेल देखिएगा ये एक नेगेटिव टर्म यहाँ यूज़ हुआ और यहाँ पर ये अर्थ नेगेटिव टर्म नहीं है, ठीक है। आखिर तुम कर क्या रहे हो, गुस्सा में यदि आप बोल रहे हैं तब कहेंगे व्हाट द हेल आर यू डूइंग, क्योंकि आप फिल्मों में इसका यूज़ ज़्यादा ही देखते होंगे। और व्हाट ऑन अर्थ क्या है, यूफेमिस्टिक यूज़ है, थोड़ा हम लोग मीठे तरीके से कि थोड़ा क्रोधित होते हैं, थोड़ा इरिटेट होते हैं, तब इसका आप यूज़ करिए। लेकिन आप पूरी तरह से क्रोध जताना चाहते हैं तो ऑब्वियसली इसका यूज़ करिए। तो फ्रेंड, आशा करते हैं व्हाट ऑन अर्थ का आप यूज़ अच्छी तरह से जान गए होंगे, ठीक है। और एक बात है कि हमने इस चीज़ को भी लिंक किया कि एस के बाद सी आ रहा है और सी के बाद ए भी लॉजिकली लिंक्ड हो रहा है। आखिर वो कर क्या रहा है, यहाँ देखिए एक फ्रेज़ का यूज़ हुआ है, इज़ ही अप टू। यदि कोई भी व्यक्ति इस फ्रेज़ का यूज़ करता है बी अप टू, ठीक है, तब इसका मतलब होता है कि अगले से आप पूछ रहे हैं या आप कह रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम की कंटिन्यूटी को यह दर्शाता है। जैसे व्हाट आर यू अप टू, मतलब आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। इस फ्रेज़ का यही मीनिंग होता है। तब सी के बाद ऑब्वियसली ए काफ़ी कोहेरेंट तरीके से कनेक्ट हो रहा है। इसके बाद फिर देखिएगा डी हो रहा है कि नहीं, इसके बाद इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सी ए, इसके बाद फिर डी, सी ए हो गया, इसके बाद डी देखिए, डी कह रहा है आई थिंक ही इज़ इन ट्रबल, जैक सेट। देखिएगा कन्वर्सेशन चल रहा है मेरे और जैक के बीच में, ठीक है। मैंने पूछा तो जैक यहाँ जवाब दिया, लगता है कि वह ट्रबल में। कौन ट्रबल में है, ऑब्वियसली वो पायलट ट्रबल में है। हीज इंजन इज़ मेकिंग ए स्ट्रेंज नॉइज़, उसका जो इंजन है काफ़ी अजीब तरह से आवाज़ कर रहा है। इसके बाद फिर जो लास्ट सेंटेंस है इसको भी हम लोग कोहेरेंट है कि नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। वी कैन फॉलो द प्लेन डाउन द रिवर। चले हम लोग क्या करते हैं कि उस प्लेन को फॉलो करते हैं रिवर के साथ साथ, ठीक है। कम ऑन लेट्स गो, चले। तो फ्रेंड, इस तरह से हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का, सेंटेंस अरेंजमेंट पर आधारित प्रॉब्लम का जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वह है फोर्थ वन। और कैसे मैंने सॉल्व किया आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, आशा करते हैं, ठीक है। ये टेक्निक आप सब में फॉलो कर सकते हैं, सब में, हर तरह के सेंटेंस अरेंजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है वर्ड पर आधारित, ठीक है। वर्ड में आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, रिपग्नेंट है ना। रिपग्नेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ANT आया हुआ है, जिसके कारण से ये जो वर्ड है वह एडजेक्टिव है ना। रिपग्नेंट का मतलब होता है जैसे शोविंग हैट्रेड, ठीक है, शोविंग हैट्रेड। आप ज़रूर मेंशन कर ले अपने नोटबुक में, ज़रूर आप इसे लिखते चले जाएं। इससे क्या होगा कि आपका नोट्स बनता चला जाएगा। 100 क्वेश्चंस का आपका नोट्स बनेगा। आप जस्ट सोच सकते हैं कि कितना बड़ा आप काम कर चुके होंगे। शोविंग हैट्रेड हो सकता है या डिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। डिटेस्ट का भी मतलब हैट्रेड होता है, घृणा होता है, नापसंदगी होता है, ठीक है। डिटेस्ट हो सकता है या कंटेम्प्ट हो सकता है, इसका भी तो मतलब वही होता है, हैट्रेड होता है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, सिनोनिम देना है ना। रिपग्नेंट एक नेगेटिव वर्ड है, इसके लिए हमें नेगेटिव ही डॉटर वर्ड को खोजना है ना। नेगेटिव के लिए नेगेटिव। ये जो डिलेक्टेबल आप देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है टेस्टी, ठीक है। इसका मतलब होता है यमी। आप फ्रेंड बिना डिस्टर्ब हुए सारी चीज़ों को देखते चले जाए, समझते चले जाए, ठीक है। बड़ा सा स्क्रीन आपके पास होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा, समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। छोटे से स्क्रीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस देने वाला, जबकि ये नेगेटिव सेंस देने वाला है। अगर ये इसका विलोम शब्द खोजने के लिए रहता तब ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग सोच सकते थे, ठीक है।
चूँकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये नहीं हुआ। इसके बाद पिक्वेंट के बारे में जानेंगे फ्रेंड। पिक्वेंट का मतलब होता है स्पाइसी, थोड़ा चटपटा, ठीक है। स्पाइसी चटपटा, हर व्यक्ति थोड़ा स्पाइसी खाने में इंटरेस्ट दिखाता है। पिक्वेंट मतलब स्पाइसी होता है, चटपटा, इसको हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड जो ऑब्नॉक्सस है, ऑब्नॉक्सस मतलब होता है हाईली अनप्लेजेंट, मतलब इसका और इसका रिपग्नेंट का दोनों का सेम सेंस निकलता है। ऑब्नॉक्सस का मतलब होता है हाईली, आप लिख लें, हाईली ऑब्जेक्शनबल, ऑब्जेक्शनबल, या आप कह सकते हैं अनप्लेजेंट, ठीक है। अनडिलेक्टेबल आप कह सकते हैं, जो इंटरेस्ट में नहीं हो आपके, ठीक है। फुल ऑफ डिसलाइक आप कह सकते हैं, ओके। तो इसका जो एग्जैक्ट सिनोनिम है यहाँ पर ऑब्नॉक्सस है, हम लोगों को इसके बारे में भी जानकारी रख लेना है। ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग मतलब होता है सेटिस्फाइंग, ठीक है। जो जिस तरह से सैलाड मुझको परोसा किया गया, सर्व किया गया, दैट इज़ रियली वेरी मच ग्रेटिफाइंग, ओके। ये सेटिस्फाइंग का सेंस देने वाला ये टर्म है। तो सेटिस्फाइंग भी तो एक पॉजिटिव टोन देने वाला वर्ड है, इस कारण से ये नहीं होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड ऑप्शन ही हम लोगों का सही ऑप्शन है। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको एक सही टर्म यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। पहले देखते हैं कि आखिर किस तरह का टर्म इसमें फिल करना है। आई एम सफिशिएंटली क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पोस्ट के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से सफिशिएंटली, बिना किसी भी तरह की कमी का क्वालिफाई हूँ, है ना, क्वालिफाई कर गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है और एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका यह मतलब है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन टैग देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग यदि आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप इसे पढ़ लीजिए डिटेल में। इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉपर नाउन रहेगा तो उसके लिए हम लोग ही या शी का यूज़ करेंगे जेंडर को देखते हुए। यहाँ पर प्रोनाउन ही यूज़ हुआ है तो हम लोग आई का यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑक्सिलरी है एम है तो एम का यूज़ करेंगे। किंतु फ्रेंड आपको जानना है क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि आई एम का जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हम लोग ऑक्सिलरी के रूप में एम का यूज़ नहीं करके हम लोग आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आंट, आंट आई, ये इसका होता है, ये इसके लिए फिक्स्ड है। और ऐसे भी आई को थोड़ा अलग तरह से महत्ता दिया गया है, इम्पॉर्टेंस दिया गया है। तभी आप देखते हैं कि आई के साथ हम लोग एक अलग सा ही ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, एम। आई को हमेशा हम लोग कैपिटल में ही लिखते हैं और इसी कारण से शायद अंग्रेज़ ने आई के साथ एमेंट ना लगा करके आंट लगाने की प्रथा को चलाया, ठीक है, आंट आई। और यहाँ पर हम लोग फोर्थ में देख रहे हैं आंट आई आ रहा हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन टैग में यदि जो सेंटेंस है वह पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव देना है, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव देना है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं है, वह हम लोग इस तरह से प्रॉब्लम अन्य जगहों पर देखेंगे तो वहाँ पर भी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन टैग में आंट आई होता है, ठीक है। यदि नेगेटिव देना रहेगा तब आंट आई होगा। तो फ्रेंड ये हो गया इसका सल्यूशन डिटेल में। इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट को लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्या है, आपको क्या करना है, पंक्चुएशन को ध्यान में रखना है कि जो सही में पंक्चुएशन का यूज़ कर रहा है, सही तरीके से यूज़ कर रहा है, उसी को हम लोग छांटेंगे, ठीक है। पहला जो प्रॉब्लम देख पा रहे हैं, मोहन सेड टू मी, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से रिलेटेड है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स दिया हुआ है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पहला वर्ड है वह स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण से ये नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, मनन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स, यहाँ डब्ल्यू जो है वह कैपिटल है इसलिए यहाँ तक तो सही है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स भी सही लगा हुआ है। वर लेट फॉर द पार्टी, ओके। इसके बाद फुल स्टॉप है, लेट्स हरी अप डैड। ये देखिएगा इसका कोई सेंस दे रहा है, आपको इस पर भी ध्यान रखना है। वर लेट फॉर द पार्टी, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। यहाँ पर कहाँ है सब्जेक्ट, कहीं दिख नहीं रहा है।
इस कारण से ये बिना सब्जेक्ट का ये यूज़ हुआ है, इस कारण से ये जो है सो गलत हो गया। यहाँ पर वर लगा हुआ है, वर का मतलब था होता है, लेकिन सब्जेक्ट है कहाँ? चूँकि सब्जेक्ट नहीं है इस कारण से ये गलत हो गया, जबकि इधर सही है। लेट में देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और इधर सब कुछ सही है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, इस कारण से ये गलत हो गया। हम मनन सेड टू मी वी आर लेट, देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर दरअसल क्या है कि वी के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है, मतलब वी आर है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वी आर का, जो इसमें नहीं यूज़ हुआ है, जो इसमें यूज़ नहीं हुआ है, इस कारण से ऊपर के दोनों ही ऑप्शंस गलत हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये सही है, वी आर लगा हुआ है, इट्स ओके, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए ये यहाँ पर फुल स्टॉप आ रहा है, ठीक है, फुल स्टॉप तो होगा नहीं। डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जाता है, यहाँ फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है, इस कारण से ये गलत हो गया। और दूसरा क्या चीज़ है कि देखिएगा लेट्स में LET अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाना चाहिए था, लेट अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स, और ऐसा नहीं किया गया, इस कारण से थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑब्वियसली फोर्थ ऑप्शन ही सही होगा, मनन सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज, वी कैपिटल है, अपॉस्ट्रोफी आर आया हुआ है, वी आर हो गया, लेट फॉर द पार्टी, फुल स्टॉप, लेट्स में देखिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो और यहाँ कॉमा भी आया हुआ है, और डेट फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमाज क्लोज्ड, तो ऑब्वियसली यही सही ऑप्शन है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग 16th को देखते हैं। 16th का क्या किस तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिख रहा है, 2 ब्लैंक्स दिख रहा है, दोनों ब्लैंक्स में आपको फिल करना है एप्रोप्रिएट वर्ड को। क्या है, दी गैम्बलर्स, गैम्बलर्स का मतलब होता है जुआड़ी, दी गैम्बलर्स डैश गुड देयर एस्केप, मतलब मतलब वो चंपत हो गया। गुड देयर एस्केप का मतलब इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब होता है चंपत हो गया। दी गैम्बलर्स चंपत हो गया, ऐसा आप सेंस निकालिए। बिफोर द पुलिस डैश देयर डेन, डेन मतलब होता है उसका मांद, जहाँ पर जुआड़ी अपना एक अड्डा बना करके रहता है और जहाँ पर वो थोड़ा सिक्योर्ड फील करता है और जहाँ पर पुलिस नहीं आ सकती है आसानी से, तब उस जगह को हम लोग डेन कहते हैं। जब तक पुलिस उन लोगों के गैम्बलर्स के डेन तक पहुँची तो उससे पहले ही गैम्बलर्स क्या हुए, भाग गए, चंपत हो गए, ठीक है। बिफोर जिस सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो उसमें 2 तरह के एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। और जो एक्शन पहले हुआ है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, जैसे कि रैबिट के पहुंचने से पहले ही टॉर्टस पहुंच गया। टॉर्टस मीन्स कछुआ पहुंच गया, है ना। टॉर्टोइज नहीं पढ़ेंगे फ्रेंड, टॉर्टस पढ़ेंगे, TORTOIS, टॉर्टस। इसको टॉर्टोइज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो कछुआ रैबिट के गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका था, तब कहेंगे द टॉर्टस हैड रीच्ड बिफोर द रैबिट डिड, ठीक है। तब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बिफोर के पहले वाला जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट में है नहीं पहला वाला, इसलिए गलत हो गया। और सेकंड में देखिएगा कंटिन्यूस टेंस में यूज़ हुआ है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ये देखिएगा पास्ट परफेक्ट में यूज़ हुआ है, इसलिए ऑब्वियसली ये सही होगा। एक पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो एक सिंपल पास्ट में जाएगा। ऑब्वियसली इस चीज़ को ये पूरी तरह से फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए जस्ट उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया है। ये बिफोर के पहले वाला जो क्लॉज है उसमें सिंपल पास्ट का यूज़ कर दिया, और बिफोर के बाद वाला जो क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट में यूज़ कर दिया गया है, जो कि गलत हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड बिफोर से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व इसी तरह से करें कि बिफोर के पहले वाला जो क्लॉज होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा और बाद वाला जो क्लॉज होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग इस एग्ज़ाम में पूछे गए 16 प्रॉब्लम्स का काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया है। आशा करते हैं सारे तरह के प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी अगर डाउट्स रह जाता है तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछें, ओके। क्योंकि आपका मिशन है आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, यदि आप अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर फील करते हैं और काफ़ी डर लग रहा है तो ऑब्वियसली मेरे इस सेशन से ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। फ्रेंड इस क्वेश्चन पेपर का PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाइए।
फ्रेंड्स, यदि आपको लगता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तब आप हमसे ज़रूर जुड़िए। आपको अच्छे खासे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस क्लियर कंसेप्ट मिलेगा हर तरह के सेक्शन से रिलेटेड। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, आनंदम ट्यूटोरियल्स के नाम से गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और हमसे आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए जुड़िए। आप हमारे bankwis.com जो हम लोगों का वेबसाइट है वो पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर प्रिपरेशन के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।